आज के इस वीडियो में हम यूनिट सेल के ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में किस प्रकार की ज्योमेट्री पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास यूनिट सेल के 3 टाइप्स हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। यदि हम बात करें एससीसी अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल की, तो हम सभी जानते हैं इसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु जुड़े होते हैं। तो ये जो यूनिट सेल के एज हैं जो कि आपको दिख रहा है, और ये जो एज है इनका लेंथ है a। तो ये जो एज है इसे हम यूनिट सेल का एज कहते हैं। तो ये तो बात हुई पहली बात यूनिट सेल के एज की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट सेल के एटम के रेडियस की। तो ये देख सकते हैं आप, एटम है और उसका रेडियस है जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो r क्या है? रेडियस ऑफ एटम है। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा चीज। थर्ड थिंग्स हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम की। तो दो एटम के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, अर्थात दो परमाणुओं के बीच जो दूरी होती है वही कहलाती है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स। तो हमें यूनिट सेल के जो एज है a, रेडियस है r और जो डिस्टेंस है d, इन तीनों के बीच एक रिलेशन निकालना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग रिलेशन को निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एटम्स को बहुत स्मॉल बनाया है, लेकिन ये एटम्स इतने छोटे नहीं होते हैं, बट ये बहुत बड़े होते हैं, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। वही बात करें हम दो एटम के बीच डिस्टेंस की, तो ये दोनों जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से एकदम चिपके होते हैं, अर्थात उनके बीच डिस्टेंस लगभग न के बराबर होता है, जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं। बट हम लोग जो ड्रा करते हैं उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो रियलिटी में सभी एटम बड़े होते हैं और उनके बीच एक दूसरे से कांटेक्ट होता है, अर्थात उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम या न के बराबर होती है। तो ये है हमारा एक एज और उस पे लगे हुए हैं दो एटम। यदि हम रियलिटी में इन दोनों को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और इन दोनों एटम के बीच में कोई गैप नहीं होगा। बट हम लोग इमेज में क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि हमें इनके बीच अंतर दिखाई दे सके या ये किस प्रकार से ड्रा हो सके, इसलिए हम बनाते हैं। बट रियलिटी में इनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं होता। तो इमेज में हम दोनों एटम को देख सकते हैं, ये है इसका सेंटर और ये है दूसरे का सेंटर। अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाएं तो हम लोगों को दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी मिलेगी वही है आपका यूनिट सेल एज, जिसे कि a से प्रदर्शित किया जाता है। तो यूनिट सेल एज क्या होता है? दो एटम के सेंटर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं यूनिट सेल एज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं परमाणु की त्रिज्या होती है r, तो एक परमाणु का r हो गया, ये दूसरे परमाणु का r हो गया। अब यहाँ पर हमें a और r के बीच एक रिलेशन मिल गया है। तो आइए देखते हैं क्या रिलेशन बनता है इन दोनों के बीच। तो ये देखते हैं a और r के बीच क्या रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a है और जो ये a है 2r के बराबर है, मतलब कि a इक्वल टू r प्लस r, इट्स मीन a इक्वल टू 2r। तो हमारी यूनिट सेल का जो एज है वो 2r के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम की। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये हमारे दो एटम है और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है r और r। क्योंकि ये दोनों जो एटम है ये एक दूसरे के एकदम कांटेक्ट में है, तो इनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक आपस में मिलाएंगे। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस है अर्थात डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम हमें ज्ञात हो जाता है। तो आइए देखते हैं d और a के बीच क्या रिलेशनशिप बनता है। तो d इक्वल टू हो जाएगा a, क्योंकि आप देख सकते हैं d और a लगभग बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं d इक्वल टू a इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर 2r क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा है कि जो एज है वो 2r के इक्वल है, तो इसलिए d इक्वल टू a इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया है तो हमें यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपली याद करना है कि सिंपल क्यूबिक सेल कैसे होते हैं, उनमें एटम्स के बीच कैसे रिलेशन होता है। बट आप ये याद रखते हैं तो आप सिंपली जो डेरिवेशन है उसको खुद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। आइए बात करते हैं अगले हम क्यूबिक की, जो कि है BCC। तो BCC के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। BCC क्या होता है? जिसमें कि इसके सेंटर में एक पूरा परमाणु पाया जाता है। तो BCC का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। तो ये रहा डायगोनल और ये रहे दो अपोजिट परमाणु, उसी तरह ये रहे दोनों अपोजिट कॉर्नर।
तो मैं आपको विकर्ण बता देता हूँ जिसे हम बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल वे होते हैं जो कि घन के दोनों कोनों को स्ट्रेट लाइन द्वारा मिलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसीसी में क्या होता है कि दोनों कोनों के बीच में एक परमाणु होता है। अब यदि हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देंगे, और इसमें एक प्रॉपर्टी है कि जो परमाणु होते हैं कोनों के अर्थात जो एज के, ये आपस में एक दूसरे से सटे नहीं होते, इनके बीच डिस्टेंस होता है। तो इनमें जो परमाणुओं का कांटेक्ट होता है इस वाले एटम के बीच में, इस वाले एटम के बीच में और इस वाले एटम के बीच में होता है। तो इस तरह से इनके बीच कांटेक्ट पाया जाता है। परंतु ये जो एज वाले एटम होते हैं इनके बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे थे। तो इस एटम को लिख सकता हूं मैं A, फिर इस एटम को लिख सकता हूं B और इस एटम को लिख सकता हूं C। तो इस प्रकार हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विकर्ण पे पाए जाने वाले परमाणुओं के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं येलो कलर से, बट A और C के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से एटम बन सकते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं A और B कॉर्नर वाले एटम है, बीच में जो है वो सेंटर वाला एटम है, और ये रहा नीचे C। तो इमेज में देख सकते हैं एक एटम इधर, एक एटम इधर। अब नीचे देख सकते हैं A और C, ये वाला A और ये वाला C, इन दोनों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। परंतु B और C हम लोग देख सकते हैं जो कि एक ही एज है, मतलब एक ही यूनिट सेल के एज है। तो यूनिट सेल एज होगा A। तो B और C के बीच का यूनिट सेल का एज है A। अब बात करते हैं परमाणुओं के रेडियस की। तो A का रेडियस होगा R, B का होगा R, जबकि जो सेंटर में परमाणु है उसके दोनों रेडियस होंगे, तो क्या हो जाएगा 2R। तो ये था हमारा बॉडी डायगोनल। तो आइए देखते हैं बॉटम में क्या होगा, A और C के बीच क्या होगा। तो अगर हम बॉटम वाला फेस पकड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से इमेज में आपको दिखाई देगा बॉटम वाले फेस पे। तो वीडियो में आप दाएं तरफ A और C के बीच का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा A वाला एटम, ये रहा C वाला एटम, उसी तरह यहाँ पे A वाला एटम, C वाला एटम। हम लोगों को A और C के बीच की लेंथ निकालनी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम A और C के बीच का लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमें तो पता है कि A और इस परमाणु के बीच के जो एज है वो A होगा, उसी तरह C और इस परमाणु के बीच का एज जो होगा A होगा। अब इस वाले परमाणु को नाम दे देते हैं D, ताकि आसानी रहे हम लोगों को समझने में। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग A और C के बीच का लेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें तो AC इक्वल टू अंडर रूट AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके मैं विकर्ण की जो दूरी है, या मैं कह सकता हूँ लंबाई, निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इक्वेशन पर। तो यहाँ पर AD की जो लंबाई है वो है A, और DC की जो लंबाई है वो भी है A। तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद AC की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 2A आएगी। तो इस प्रकार से हमें AC की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 2A। तो यहाँ पर मैं AC की वैल्यू रख देता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वैसे ही इमेज है जैसा कि हम लोगों ने पीछे अभी बनाया है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेम काम करना है जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पर हम लोगों को रिलेशन निकालना है A और R के बीच। तो इस प्रकार हम BCC के लिए A और R के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो इसके लिए होगा AB स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो आइए वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो AB की जो वैल्यू है R प्लस 2R प्लस R। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। तो R प्लस 2R प्लस R मिलाएंगे तो हो जाएगा 4R। तो हो जाएगा AB का वैल्यू 4R, और AB स्क्वायर करेंगे तो 4R का स्क्वायर। वही BC की वैल्यू है A और AC की वैल्यू है अंडर रूट 2A। तो स्क्वायर कर देंगे जैसा कि हमें इक्वेशन में निकाला हुआ है पाइथागोरस प्रमेय में। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें A और R के बीच रिलेशन मिल जाएगा। तो आइए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 4A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके स्क्वायर को हटाते हैं। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में वैल्यू ले लेंगे। तो 4R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर। तो यदि इस चीज़ को हम लोग और भी सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3A।
तो 4r इक्वल टू हो जाएगा √3a। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू a। तो इस प्रकार से BCC के लिए हम लोगों को रिलेशन मिल गया r और a के बीच में। तो हमें क्या रिलेशन मिला, रिलेशन मिला r इक्वल टू √3/4 इंटू a। तो ये था बेसिक सम मैथ जिसके थ्रू हम लोगों ने BCC के r और a के बीच रिलेशन निकाला। तो हमें नेक्स्ट ज्ञात करना है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। तो हम सभी जानते हैं कि दो नियरेस्ट एटम के बीच जो डिस्टेंस होता है r और r का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इनके बीच अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमें ज्ञात हो जाएगा d। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, r प्लस r इक्वल टू 2r। अब यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू पता हो गया d इक्वल टू 2r। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू रख सकते हैं। तो r की वैल्यू रखने पे क्या होगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू √3/4 इंटू a। 2 से 4 कट जाएगा तो हमारा वैल्यू हो जाएगा d इक्वल टू √3/2a। तो ये था BCC के लिए रिलेशन r, a और d का, जो कि हमें याद करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं FCC के लिए। तो ये है हमारा फेस सेंटर्ड सेल, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी है, जिसमें कि प्रत्येक फलक पर उसके केंद्र में एक परमाणु पाया जाता है। अब जो फेस सेंटर्ड सेल होते हैं उसमें क्या होगा, तो हम एक फेस को देकर चलते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो सेंटर का परमाणु है वो कॉर्नर के परमाणु से जुड़ा होता है, लेकिन जो एज पे परमाणु है वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हो सकते। तो इस प्रकार हम इसके इमेज को ऐसे ड्रा करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इनके फलक का बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर में एटम है वो कोनों के परमाणु से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो एज पे परमाणु है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो इसे हम इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि राइट साइड आप देख सकते हैं। तो चलिए एटम की नेमिंग कर देते हैं A, C और D। तो आइए इन एटम के रेडियस को देखते हैं। तो इस एटम का R, इस वाले एटम का भी R और इस एटम का हो जाएगा 2R। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है यूनिट सेल का एज और ये भी है यूनिट सेल का एज। तो हम दोनों को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये चीज़ें तो हमें पता है, जैसे हम लोगों ने पीछे किया था। आइए अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिससे कि हम लोग A और R के बीच इक्वेशन निकाल सकते हैं, इनके बीच हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो AC² इक्वल टू CD² प्लस AD²। तो यदि हम बात करें AC की, तो AC क्या हो जाएगा, R प्लस 2R इक्वल टू 4R। तो 4R का स्क्वायर। यदि हम बात करें CD का स्क्वायर की तो A का स्क्वायर, और बात करें AD² की तो A का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4R इक्वल टू हो जाएगा 2A²। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो 4R इक्वल टू हो जाएगा √2A²। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो 4R इक्वल टू हो जाएगा √2A। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/4 इंटू A। अब ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 2 इस √2 से कट हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 √2। तो ये है FCC में रेडियस और एज के बीच रिलेशनशिप। आइए अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दो नियरेस्ट एटम के बीच जो डिस्टेंस होता है R और R होता है, जैसा कि पीछे भी हम लोगों ने किया है। तो इमेज में आप देख सकते हैं R प्लस R। तो D इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R, या फिर डायरेक्ट हम उसे लिख सकते हैं D इक्वल टू 2R। अब R की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो R की वैल्यू पुटअप करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा A/√2। तो इस तरह से D इक्वल टू हो जाएगा A/√2। तो इस तरह से FCC के लिए हम लोगों ने R और D के लिए ये रिलेशनशिप निकाले हैं। तो आइए पूरी वीडियो का हम कंक्लूजन निकालते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या है। तो SCC के लिए हम लोगों को रेडियस के लिए ये इक्वेशन प्राप्त हुआ है, BCC के लिए रेडियस के लिए ये इक्वेशन प्राप्त हुआ है, और FCC के लिए ये रेडियस प्राप्त हुआ। हम लोगों ने जाना कि यदि किसी यूनिट सेल का एज दिया हुआ है तो उसके थ्रू हम कैसे रेडियस और दो एटम के बीच डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेडियस और डिस्टेंस के थ्रू हम किसी भी यूनिट सेल के डेंसिटी अर्थात एकक सेल के घनत्व को कैसे ज्ञात करेंगे। तो वॉल्यूम आ गया AQ। तो यदि हम बात करें इसके यूनिट की, तो यूनिट सेल के एज को पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। सो जितने भी A हैं उनका जो यूनिट है वो किस में है, पिकोमीटर में। तो इसलिए वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा पिकोमीटर
क्यूब। अब आप जान लीजिए कि 1 पिकोमीटर क्यूब में 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब होता है। वैसे तो जो वॉल्यूम है वो पिकोमीटर में है, परंतु कभी कभी ये सेंटीमीटर क्यूब में भी दे देता है, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख देता हूँ, तो हो जाएगा AQ इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस प्रकार जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के घनत्व के लिए जो इक्वेशन हमारा बनता है Z इंटू M अपॉन AQ इंटू 10 के पावर -30। तो यहाँ पर जो M है वो है मास ऑफ वन एटम। अब बात आती है कि किसी भी एटम के हम मास को कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर लगेगा मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के थ्रू हम किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा सोडियम परमाणु है। तो सोडियम परमाणु का जो मोलर मास है, वैसे तो हम सभी को सभी परमाणुओं का मोलर मास पता होता है। आइए बताता हूँ कि मोलर मास कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपके सामने ये है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम। तो इतने एटम का जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं मोलर मास, या फिर हम कह सकते हैं कि एक मोल का जो मास होता है उसे हम मोलर मास कहते हैं। अब मोलर मास का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता होती है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का मोलर मास होता है 23। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का मोलर मास होता है 27। तो ये एक फिक्स वैल्यू होती है जिसका हमें वैल्यू पता होता है। तो इस चीज को यूज करके हम मास ऑफ वन एटम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतने एटम का मास m है। तो एक एटम का मास कितना होगा, m अपॉन 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो ये हुआ एक एटम का मास। तो हमारा जो m है वो बराबर होगा m अपॉन 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो यहाँ पर हमें एक एटम का मास पता चल गया। तो नीचे जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये इक्वल है n नॉट के। सो जो हमारा फॉर्मूला बना स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन n नॉट। तो अब हम इसी को ऊपर की ओर पुट करेंगे, और जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह बनता है। सो जो हमारा यूनिट सेल है उसकी जो डेंसिटी है वो बराबर है Z इंटू M अपॉन AQ इंटू 10 के पावर -30 इंटू n नॉट के, जहाँ पर n नॉट इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 है। और ये जो कैपिटल M है जिसे हम बोलेंगे मोलर मास, और ये जो H है ये यूनिट सेल का H है, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, पिकोमीटर में होगा। वही बात करें हम Z की, तो Z है नंबर ऑफ एटम, जो डिपेंड करता है आपके SCC पर, BCC पर और FCC पर। और जो डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन सभी वैल्यू का उपयोग करके हम किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं।